हेलो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। नाउ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसकी पूरी समरी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि हमारा संविधान कैसे तैयार हुआ, उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री क्या रही, क्या उसमें अधिनियम एक्ट थे। ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ। आप देखिए विशेष रूप से हमें क्या पढ़ना है इस वीडियो में। पहले पढ़ना है कि भारत के संविधान का इतिहास विकास, कि कैसे हमारा संविधान बना, उसके पीछे क्या क्या घटनाएं घटी। क्या आपको लगता है कि हमारा इतना बड़ा संविधान इतनी आसानी से बन गया होगा? बिल्कुल नहीं, उसके पीछे बहुत ही रोचक जानकारियां हैं, बहुत ही रोचक कहानियां हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और आगे जानेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन की समय रेखा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत में जब से यूरोपियों का आगमन हुआ, जब से उन्होंने हमारे देश को अपना उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया, तो उस समय से लेकर के कितने समय तक उनकी हमारे देश में उपनिवेश बना रहा और किस तरह से उसमें क्या क्या अधिनियम पारित हुए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगला हमारा देखेंगे कि ब्रिटिश भारत और उनके प्रांतों के दौरान महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि ब्रिटिश ने जब भारत में अपने उपनिवेश को स्थापित किया था तो कंपनी के वहाँ से महारानी एलिजाबेथ वो क्या करती थी, चार्टर एक्ट पारित करती थी कि भारत में इस प्रकार से शासन किया जाए, कंपनी का शासन यहाँ तक रहेगा, व्यापार कैसे होगा, यानी सब तरह के उसमें एक्ट पारित किए गए थे। जो कि भारत में ये आपको दिखाया जाएगा। भारत में नियम 1773 चार्टर एक्ट था ये, जो कि पहला चार्टर एक्ट था जो ब्रिटेन से भारत में आया था, भारत में प्रशासन करने के लिए कंपनी के। और ये 1857 के बाद 1858 का एक्ट आया जिसमें कि क्राउन का शासन भारत पर चलने लगा। अब कंपनी शासन नहीं करती थी बल्कि कौन करता था? क्राउन। क्राउन कहने का अर्थ है कि ब्रिटेन की एक तरह से पार्लियामेंट, उसके मोनार्क और महारानी एलिजाबेथ जो हैं उस सभी का एक मिश्रित रूप था, उसे ताज कहा जाता था, क्राउन। आपको पूरा डिटेल में वीडियो मिलने वाला है, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और आगे देखेंगे कि भारत में नियम 1858 से लेकर के 1947 तक कौन कौन से अधिनियम पारित हुए और किस तरह से उन्होंने भारत में अपने शासन व्यवस्था को बनाए रखा। आगे और देखेंगे कि भारत में संविधान का ऐतिहासिक विकास, कहने का मतलब है कि भारत का संविधान जिस प्रकार से निर्मित हुआ, जिस प्रकार से बना, वो कैसे बना, उसके पीछे क्या ऐतिहासिक बातें रहीं, क्या ऐतिहासिक घटनाएं रहीं और परीक्षा की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि भारत में उन्होंने 200 वर्षों तक लगभग शासन किया था। उन्होंने हमारे देश को उपनिवेश बनाए रखा और इस दौरान उन्होंने कई अधिनियमित पारित भी किए और उस अधिनियम एक्ट के तहत उन्होंने भारत में शासन भी किया। कई प्रकार के वो कर लगाते थे और कर के भुगतान न करने पर वो अलग तरह की एक सज़ा देते थे, एक क्या बोलते हैं उसको, पनिश करते थे। और जो छोटे किसान हुआ करते थे उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे टैक्स न देने पर। इस तरह के उन्होंने कई अधिनियम बनाए थे, ठीक है। और हमारा भारतीय संविधान बना कैसे, इसके पीछे सभी कहानियाँ आज हम इस वीडियो में देखें। पहले तो मैं आपको इस पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको पता चले कि आज की हम वीडियो में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन की समय रेखा ये आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि कब से लेकर के उन्होंने कब तक शासन किया, क्या क्या उसमें एक्ट आए, ये सब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक बार फिर से आपको ऊपर से दिखा देते हैं क्या है। कंपनी का शासन कहाँ से कब तक रहा? तो 1773 से 1857 तक रहा। क्यों 1857 में? आपको जैसा कि पता है कि मंगल पांडे, आज उनकी पुण्यतिथि भी है मंगल पांडे जी की। उन्होंने 1857 की क्रांति छेड़ी थी। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की वजह से अब कंपनी को लगा कि शासन करना बहुत ही मुश्किल है। तब वहाँ के मोनार्क जो थे महारानी एलिजाबेथ, तो अब वहाँ पर भारत में 1857 के बाद 1858 में शासन होने लगा क्राउन का। और यहाँ से कंपनी क्या होती है, एक केवल व्यापार तक ही सीमित रह जाती है, अब वो प्रशासन नहीं कर पाती है। ये कंपनी का नियम, कंपनी का शासन यहाँ तक चलता था, ठीक है। और ये सब देख पा रहे हैं आप, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। और ये सब एक्ट जो आए थे 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, इन सभी एक्ट के बारे में हम बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाले हैं। 1853 में, 1857 में द क्राउन रूल
कि 1858 में जब अभी मैंने आपको बताया कि 1857 में विद्रोह के बाद क्राउन का शासन होने लगा भारत पे। किसका शासन? क्राउन का। देखिए यहाँ 1858 से लेकर 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, तो वो सब चले गए। ये सभी एक्ट जो हैं वो हम आज इस वीडियो में बड़े ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये जितना एक्ट आप देख रहे हैं लास्ट में 1947 तक, जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंस हो गया, स्वतंत्र हो गया ब्रिटिशों से, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपने ओवरव्यू देखा और अब हम शुरू करने वाले हैं कि महत्वपूर्ण अधिनियम, वे इम्पोर्टेंट एक्ट जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत और उनके प्रावधानों के दौरान पारित हुए, भारत में नियम उन्होंने लगाए और उन्होंने अपने कर को, अपने व्यवस्था को भारत में थोपा। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर शोषण किया। 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन रहा और इसके बीच में कई चार्टर एक्ट आए और उस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी ने शासन किया। आप वीडियो में उबिएगा मत, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किताब कहना क्या चाहती है, इसकी समरी क्या है। जो भी शुरुआत कर रहे हैं आप, तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। पहला है 1773 का अधिनियम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ये एक्ट जो था, इस एक्ट के माध्यम से ही हमारे संविधान की पहली नींव पड़ी। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम है। संविधान की नींव पड़ने का अर्थ है कि इस एक्ट के तहत एक धुंधले से संकेत दिखाई देते हैं, धुंधले से, कि हाँ संविधान की आवश्यकता पड़ने वाली है आगे चल कर के भविष्य में। तो 1773 के अधिनियम के बारे में जानते हैं कि ये क्या था। 1773 का एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट कहते हैं। तो चार्टर एक्ट 1773 सबसे पहले कब आया था? 1773 में। इसकी फीचर्स क्या थे, विशेषताएं? तो ये अधिनियम जो था, ये है वॉरेन हेस्टिंग, अभी आपको चित्र दिखाएंगे। यह अधिनियम भारत में कंपनी मामलों को नियमित करने का पहला प्रयास था। कंपनी के मामले क्या नियमित करने का क्या अर्थ होता है? नियमित करने का अर्थ है कि नियंत्रित करना। नियंत्रित मतलब कि जब यहाँ पर कंपनी शासन करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए, तो उसके जो कर्मचारी थे वो अधिक भ्रष्ट हो गए थे। वो अपना ही कभी व्यापार करने लगते थे, कभी घूस लेते थे, कभी किसी तरह के भ्रष्टाचार करते थे। तो जब ये बात महारानी एलिजाबेथ को पता चली, तब उन्होंने कंपनी को एक चार्टर एक्ट भेजा 1773 में, जिसके तहत ही कंपनी का शासन सुचारू रूप से चलाया जाने लगा। तो ये पहली बार एक्ट था जो 1773 में आया था। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। ये आप पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन बन सकता है किसी प्रश्न में। केंद्रीय प्रशासन का अर्थ क्या है? देखिए, जैसे कि ये एक अभी भी भारत में क्या है, केंद्रीय प्रशासन है और फेडरल भी है हमारा भारत, क्योंकि ये एक सेंटर हो गया और उसके कई स्टेट्स हैं, राज्य हैं। तो इस तरह से क्या होता था, पहले अलग अलग शासन करना तो मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग शासन करना, अरे रुक जाइए थोड़ा सा, अलग अलग शासन करना ये मुश्किल बात होगी। लेकिन यदि ये तीनों का संबंध किसी एक सेंट्रल से जोड़ दिया जाए, कि इन तीनों का प्रशासन एक सेंट्रल से जोड़ दिया जाए, सेंटर से चलाया जाए, जिससे कि क्या होगा, प्रशासन में आसानी होगी। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई? 1773 के एक्ट के तहत रखी गई। 1773 पहला चार्टर एक्ट था, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय 3 प्रेसिडेंसी होती थी। प्रेसिडेंसी कहने का अर्थ क्या है कि प्रेसिडेंसी 3 कौन कौन सी थी? पहली थी मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। तो तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे। लेकिन इस 1773 के एक्ट के बाद, आफ्टर एक्ट 1773, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का पहले उसको सभी गवर्नर होते थे, लेकिन जो बंगाल जो था, बंगाल, उसके गवर्नर को अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल, जो आप याद रखेंगे, ठीक है। ये छोटे मोटे परीक्षा में यदि आप वनडे की तैयारी करते हैं, वनडे में एग्ज़ाम के, तो आ सकता है कि 1773 के एक्ट में क्या हुआ था। तो गवर्नर जनरल
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बात करें कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो सबसे पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब मुझे पता है कि ऐसे नाम याद करने तो थोड़ा मुश्किल होते हैं और याद भी हो जाते हैं तो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। तो इसका आप एक अच्छा सा फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं। अगर इस वॉरेन, देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। वॉरेन, यदि आप इस वॉरेन में से इसको पूरा समाप्त कर दें, मिटा दें, तो क्या बन जाएगा? वन। वन अर्थात एक, अर्थात पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यही थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों कार्यकारी परिषद का अर्थ है कि जो गवर्नर जनरल थे, जिस प्रकार अभी भारत के जो राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी सहायता के लिए पूरा मंत्री परिषद होता है, उनकी सलाह से वो काम करते हैं, उसी प्रकार उस समय गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों का एक कार्यकारी परिषद बनाया गया था, काउंसिल, जो कि क्या करता था, उनकी सहायता करता था किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। और इस अगला काम क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बने। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, लेकिन इस 1773 के एक्ट के बाद क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन बैठा। और जो 3 प्रेसिडेंसी थी, ये बंगाल मान लीजिए, ये बॉम्बे और ये मद्रास, तो ये बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कोई भी काम होता था तो उनसे ही पूछा करते थे कि ये काम करें या ना करें, उसमें उनकी आज्ञा लेना वो मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है। और क्या हुआ, 1773 के एक्ट के तहत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश के साथ कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान। आप ये बात बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है कि 1773 के एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। हालांकि 1773 में नहीं हुई, लेकिन 1774 में हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। और उस समय कितने मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 34 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला काम क्या हुआ कि कंपनी के नौकर को किसी भी निजी व्यापार, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, तो उनका लालच इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने निजी व्यापार भी खोल लिए। उन्होंने क्या किया कि भ्रष्टाचार करने लगे, रिश्वत लेने लगे, तो इस पर भी उन्होंने रोक लगा दिया इस एक्ट के कारण। तो निजी व्यापार में लिप्त होने से स्थानीय लोगों से रिश्वत लेने से रोक। आप ये छोटे छोटे पॉइंट लिख लेंगे जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो कि रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, गवर्नर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। ये सब अगर आप छोटे पॉइंट लिख देंगे ना, तो आपको क्या होगा कि रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। अगला काम क्या हुआ इसमें कि भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों में बारे में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के लिए प्रावधान किया गया कि भारत में किस प्रकार से कंपनी शासन कर रही है, किस प्रकार से उसका प्रशासन चल रहा है। ये सब की सूचना इंग्लैंड में देने के लिए एक क्या बनाया गया था, निदेशक, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्या हुआ, 1781 का एक्ट। 1781 के एक्ट में ये एक सेटलमेंट एक्ट था। इसको कहते हैं हम कि जो 1773 का एक्ट था, ऊपर का जो अभी आपने पढ़ा, उसमें जो भी गलतियां हुई उनको ठीक करने के लिए, उनमें संशोधन करने के लिए एक्ट लाया गया था। ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1773 के एक्ट को संशोधन करने के लिए ये पारित किया गया था। क्या हुआ इस एक्ट में, 1781 के एक्ट में, इस एक्ट में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से
गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुरक्षित रखा, नौकरों उनके आधिकारिक कार्यों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान की। कहने का अर्थ ये है कि इस एक्ट के माध्यम से 1781 के एक्ट के माध्यम से पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल जो था वो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसके अधीन काम करेगा, लेकिन अब ये जो 1773 का एक्ट आया इसमें ये 1781 का जो एक्ट आया इसमें ये बताया गया कि आप अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। आप ही नहीं बल्कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं हैं, आप अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से कंपनी के राजस्व से संबंधित छूट वाले मामले। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का प्रशासन करने की आवश्यकता है। प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के बारे में विनियमन को तैयार करने के लिए गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को अधिकार दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको छोटे से छोटे वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि यदि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपके लिए भी एक तरह से बोरिंग फील होने लगेगा। मैं अगला वीडियो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बना करके मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तब के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।